welcome to PEF's Commerce classes. I am Japneet Kaur. Today we are going to do a chapter named Banking from the book Macroeconomics. So let's begin. चलिए तो पहले हम बैंकिंग चैप्टर की बात करते हैं और उसके कुछ बेसिक्स की बातें करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम सीखेंगे क्या, तो इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि एक बैंक जो है वो एक डिपॉजिट से कैसे पैसे कमाता है, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, कमर्शियल बैंक को एक कमर्शियल बैंक की पोजीशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया क्रॉस करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास देखिए डेफिनेशन क्या है कमर्शियल बैंक्स की। अब कमर्शियल बैंक होते क्या हैं, अब हर कोई जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, लाइकवाइज एलआईसी, मुथूट फाइनेंस, पोस्ट ऑफिसेस, बट उनको बैंक का दर्जा नहीं दिया जाता। रीजन यही होता है कि अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये दो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, कौन से वो दो बेसिक फंक्शंस होने चाहिए, दैट इज एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन्स। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने अगर बैंक बनना है तो उसे ये दो फंक्शंस जो है परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो दो फंक्शंस होते हैं कि लोगों से डिपॉजिट्स कलेक्ट करना और लोगों को आपत्ति के समय में लोन्स प्रोवाइड करना। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये दो तरह के काम करता है तो वो क्या बन जाता है, बैंक की पोजीशन पे आ जाता है। तो आरबीआई उसे लाइसेंस ग्रांट करती है, ऑथराइजेशन देती है, तो वो एक बैंक की तरह काम कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो ये काम नहीं कर रहा, या तो वो अकेले एक्सेप्ट डिपॉजिट कर रहा हो या अकेले लोन्स प्रोवाइड कर रहा हो, फिर भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं बन सकता। तो देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल किसकी ली है, मुथूट फाइनेंस की। अगर मुथूट फाइनेंस की हम बात करें, मुथूट फाइनेंस जो है वो लोन तो देता है पर एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स नहीं करता। इट मींस लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं उनको जमा नहीं करता, उनको सेव नहीं करता, इसके लिए उसको बैंक नहीं कहा जा सकता है। वही तरह तो हमारे पास एक एग्जांपल आती है पोस्ट ऑफिस की। अब पोस्ट ऑफिस जो है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, चाहे वो एफडीज हो, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, पर पोस्ट ऑफिस लोन्स ग्रांट नहीं करता, तो इसके लिए उसे भी हम बैंक नहीं बुला सकते। तो अगर एक बैंक है उसको बैंक की पोजीशन पे आना है, अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसे ये दोनों तरह के जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करने होंगे, दैट इज एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन्स। अगर वो एक फंक्शन करता है दूसरा नहीं करता तो फिर भी वो एक बैंक नहीं बन सकता। तो इफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वांट्स टू बिकम अ बैंक, देन दैट इंस्टीट्यूशन हैज टू परफॉर्म दीज टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, दैट इज एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन्स। देन आफ्टर आगे हम बात करते हैं ये डिपॉजिट्स होते क्या हैं और इनकी टाइप्स क्या होती हैं। पहली बात, अगर हम बात करें जो कमर्शियल बैंक होता है उसका एक मेन काम ये होता है कि वो लोगों का जो फंड है उसे पूल करता है। इट मींस कि वो लोगों से डिपॉजिट्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। वो लोगों का फंड अपने पास में इकट्ठा करता है और अपने लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि वो पैसा उसका खुद का नहीं होता, जो उसकी पब्लिक है, जो उसके यूजर्स हैं वो उसे डिपॉजिट करवा के गए हैं वहां पे। तो चलिए देखते हैं। तो हम डिपॉजिट्स को यहाँ पे प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते क्या हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जब एक इंसान सेविंग्स करके अपना पैसा जो है कमर्शियल बैंक के पास रख के जाता है, और जब कमर्शियल बैंक उसी सेविंग्स में से जो लोग जमा करवा के गए हैं आगे लोन्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो ये जो बात आपको क्लियर है, आगे हम जब प्रोसेस करेंगे मनी क्रिएशन का उसमें आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। पहले हम इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है XYZ, वो क्या किया, उसके पास 1 लाख था, उसने अपनी सेविंग्स में से 1 लाख जो है बैंक के पास डिपॉजिट करवाया, अपने सेविंग्स अकाउंट में या करंट अकाउंट में उसने क्या किया, सेव करवाया, वो पैसा डिपॉजिट करके गया। अब जब बैंक के पास ये 1 लाख रुपया आ गया तो उसने 1 लाख जो XYZ था, अब XYZ तो पैसा डिपॉजिट करवा के चला गया, अब जो भी ABC फेलो आएगा उसको लोन्स की फॉर्म में उसे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर एग्जांपल इसमें से 50,000 जो है बैंक ने क्या किया, इसे लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया 2% ABC। तो देखिए जब XYZ अपनी फ्रेश सेविंग्स करवा के जाता है
तो उस 1 लाख को हम प्राइमरी डिपॉजिट की कैटेगरी में डालते हैं। जब बैंक इन प्राइमरी डिपॉजिट्स में से जो लोग डिपॉजिट करवा के गए हैं उसमें से लोन्स ग्रांट करता है तो उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी का एक बेसिक डिफरेंस देखें तो प्राइमरी डिपॉजिट किसी इंसान के फ्रेश डिपॉजिट्स होते हैं, वो उसका खुद का पैसा होता है और वो बैंक में डिपॉजिट करवा के जाता है फॉर हिज पर्सनल सेविंग्स। जब बैंक उसी पैसे में से आगे लोन्स को ग्रांट करता है तब हम उसे बोल देते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स, या इन डिपॉजिट्स को हम डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी बोल देते हैं। ऑलराइट, अब देखिए इन्हें डेरिवेटिव क्यों कहा गया है, क्योंकि ये खुद का पैसा नहीं है, कोई फ्रेश मनी नहीं है, इन्होंने अपना अस्तित्व जो है वो किससे बनाया है, सेविंग्स में से, प्राइमरी डिपॉजिट्स में से ही क्रिएट किया है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, दे आर डिराइविंग फ्रॉम समथिंग, राइट। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। अब कमर्शियल बैंक्स इस पैसे में से पैसा कैसे बनाते हैं वो हमारा इस जो चैप्टर का है मेन जो है ज़ील एंड ज़ेस्ट है। अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम इस प्रोसेस की कि बैंक पैसे में से पैसा कैसे बनाएगा। तो इसके लिए हमने कुछ 3 असम्पशंस अज्यूम की हैं। पहली असम्पशन क्या होती है हमारे पास, ऑल ट्रांजैक्शंस आर मेड बाय अ बैंक। अब हम अपनी इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी बनाते हैं इस केस में, तो सारी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो वाया बैंक हो रही हैं, चेक्स के थ्रू हो रही हैं। इट मींस जो भी ट्रांजैक्शन घूमेगी, जो भी सेल या परचेज होगी, जो भी एक्सचेंज होगा वो वाया बैंक होगा। देयर आफ्टर हम ये अज्यूम करते हैं कि पूरी कंट्री में एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम है। देयर आफ्टर हम ये देखते हैं कि कैश रिजर्व्स जो हैं वो 10% हैं। तो चलिए पहले हम इन कैश रिजर्व्स की ही बात कर लेते हैं। ये कैश रिजर्व्स है क्या? बेसिकली कैश रिजर्व्स जो हैं, अगर हमने +1 में पढ़ा हो कि हम कुछ रिजर्व्स रखते हैं, इट मींस को हम अपने फंड्स को, कुछ फंड्स के कुछ पोर्शन को, उनमें से कुछ अप्रोप्रिएशन करके थोड़ा सा फंड साइड में रखते हैं ताकि क्या किया जा सके, उसे सेव किया जा सके फॉर दी फ्यूचर, राइट। तो अगर हम बात करते हैं जो ये CRR रेशियोज होती हैं, ये SLR रेशियोज होती हैं, फाइन। तो इन्हें हम CRR और SLR में डिवाइड करते हैं और इस चैप्टर के हम एंड में इन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे जब हम RBI की क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कब कैश रिजर्व, अब आप ये देखिए कि कैश रिजर्व यहाँ पे है क्या। जो कैश रिजर्व होते हैं इट मींस जो बैंक है, एक कमर्शियल बैंक है, जब अपनी मनी का, ठीक है, जब अपनी मनी का, जब उसके डिमांड डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक्स RBI के साथ रखते हैं, कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो RBI के साथ रख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, फाइन। लाइकवाइज सिक्योरिटी की फॉर्म में रखा जाता है ऐसे पैसे को। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बैंक खुला है, उसने अपने डिपॉजिट्स में से, जैसे उसके पास 1 लाख रुपया फंड है, ठीक है, तो उसमें से वो 10,000 RBI के साथ इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रखता है। इट मींस कल को अगर कोई बुरा समय आता है बैंक पे, या बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन हिल जाती है, बैंक अपने जो यूजर्स हैं उनका पैसा पे करने को असक्षम हो जाता है, या उसके पास इतना पैसा ही नहीं रहता कि अपने यूजर्स को पे आउट कर पाए, तो जो RBI है वो जो ये डिपॉजिट्स बैंक ने क्रिएट किए होते हैं कैश रिजर्व्स की फॉर्म में, उन्हें क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ताकि जो बैंक है अब वो इतनी पोजीशन में आ जाए, उसके पास इतना पैसा आ जाए कि अपने यूजर्स को उनकी मनी जो है रिटर्न कर पाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम कैश रिजर्व उसे देखते हैं कि जो कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी RBI के साथ कुछ पैसा जो है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, या कह लो कि साइड पे ब्लॉक मनी कर देता है अपनी, कि जब उसे मुसीबत के समय में लोड पड़े तो RBI जो है इस फंड को रिलीज करके कमर्शियल बैंक्स को दे सकता है, और कमर्शियल बैंक जो है अपना ये पैसा जो उनके यूजर्स हैं या जो उनके कस्टमर्स हैं उन्हें रिटर्न कर सकते हैं। अब RBI ऐसा करता क्यों है? RBI के करने का मेन मोटिव यही होता है कि RBI जो है वो ये चाहता है कि लोगों का अपने बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बना रहे, तो 1930s जैसा ग्रेट डिप्रेशन हमें ना देखना पड़े। तो चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट राउंड की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया गया है, यहाँ पे राउंड डिपॉजिट्स, लोन्स और CRR हमने अज्यूम की है कि हमने 10% लिया। इट मींस जो भी फंड होगा बैंक्स के पास उसका 10% बैंक जो है रिजर्व की फॉर्म में RBI के पास रखेगा।
अब हमने पहली assumption में ये बात की थी कि सिंगल बैंकिंग सिस्टम है और सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू की जाती हैं। तो चलिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड की, अब ए नाम का पर्सन आया, उसने 10,000 रुपया बैंक के साथ जो है डिपॉजिट करवाया। अब बैंक जो है अब इस 10,000 को तिजोरी में तो रखने से रहा, क्योंकि बैंक ने अपना भी खर्चा निकालना है, अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट भी देना है और बैंक के खुद के भी पर्सनल कोई खर्चे हैं, फाइन, अपने स्टाफ की सैलरी भी पे करनी है। तो अब बैंक इस पैसे में से पैसे बनाता कैसे है? तो अगर हम पहले राउंड की बात करें तो पहले राउंड में जो एक पर्सन था वो 10,000 रुपया बैंक के पास जमा करवा के गया है। अब इस 10,000 का मैंने आपको कहा था कि बैंक सारे का सारा जो है यूज नहीं कर सकता मनी, तो उसे कुछ जो है रिजर्व्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी विद आरबीआई। ऑलराइट, आरबीआई जो है अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग या अपने डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग उनको बताता जाएगा कि आपको कितने कितने रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत है। तब इस 10,000 में से हमने अज्यूम किया कि हमने सीआरआर जो है वो 10% रखी है। अब जब सीआरआर 10% रखी जाएगी तो 10,000 का हम 10% करेंगे, तो ये कितना आ गया, 1,000 रुपीज आ गया। तो सीआरआर आरबीआई के पास जो ब्लॉक मनी चली गई या रिजर्व की फॉर्म में मनी चलेगी वो कितनी हो गई, दैट इज 1,000 रुपीज। अब बैंक के पास कितना पैसा बचा, 9,000 रुपया। ठीक है, तो बैंक के इस 9,000 को अपने पास नहीं रखेगा, वो लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा। इट मींस जब हमने डिफरेंस पढ़ा था प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट का, प्राइमरी डिपॉजिट क्या थे, वो ये फ्रेश मनी थी जो बैंक ने किसको, जो लोग तो जो थे, जो एक कस्टमर था उसने आके क्या किया था, बैंक के साथ डिपॉजिट किया था। अब इस बैंक ने 10% सीआरआर रख के 10% सीआरआर रख के क्या किया, इस 9,000 को कोई भी बी पर्सन को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। सेकेंडरी डिपॉजिट मींस जो प्राइमरी डिपॉजिट में से कुछ मनी सीआरआर की फॉर्म में रख ली जाती है, ब्लॉक कर दी जाती है, आरबीआई के साथ डिपॉजिट कर दी जाती है, और जो रेस्ट ऑफ द मनी है इट इज ग्रांटेड इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, जब उसको लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फाइन, तभी बैंक पैसा बनाएगा ना, अगर वो आगे से किसी से ब्याज लेगा। अब ये जो 10,000 वाला पर्सन है ये तो कहेगा बैंक से कि मैंने सेव करके गया हूं तो मुझे इस पे इंटरेस्ट दिया जाए। अब बैंक कहां से इंटरेस्ट लाएगा, अगर वो किसी और से मनी जनरेट करेगा, तो बैंक इस 9,000 को क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बी पर्सन को। अब मैंने कहा था कि सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होगी। अब इस 9,000 को बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। अल्टीमेटली ये पैसा 9,000 बैंक के बैंक अकाउंट में ही रह गया। अब बैंक के पास फिर से 9,000 आ गया, उसने क्या किया, 10,000 किसको देना है, ए को देना है, और बी से अब 9,000 रुपया लेना है। अल्टीमेटली यहाँ पे 1,000 रुपए का उसको क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। देयर आफ्टर अब आरबीआई की गाइडलाइंस है कि उसको अगर उसने फंड क्रिएट किया है बैंक ने तो उसमें से 10% उसको फिर सीआरआर रखनी पड़ेगी। तो 9,000 का 10% उसने क्या किया, फिर सीआरआर रखा 900 रुपए। फाइन, अभी जो 9,000 है अब वो फिर से इसमें से सीआरआर रख के फिर लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। द रीजन बिहाइंड इट इज कि ये 9,000 अभी भी बैंक के अकाउंट में ही है, उस यूजर के या जो बेनिफिशियरी था जिसने लोन लेने आया था, जो इंसान बोरोवर था उसके अकाउंट में ही है। अल्टीमेटली ये बैंक के ही अकाउंट में पड़े हैं, बैंक के पास ही पड़े हैं। बैंक फिर से इसको क्या करेगा, लोन की फॉर्म में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, दैट इज 8100 अब सी पर्सन को दे देगा। अब फिर से ये लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो ये क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स है। तो 8100 जो है फिर से क्या किया जाएगा, लोन की फॉर्म में सी पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 8100 क्रेडिट एंट्री के थ्रू या फिर अगर हम बात करें कि उसके बैंक अकाउंट में ही क्या कर दिए गए, ट्रांसफर कर दिए गए। अल्टीमेटली ये फिर से 8100 के कहाँ रह गया, बैंक के पास ही रह गया। तो देखो बैंक के आप यहाँ पे क्लेवरनेस देख सकते हो कि ए पर्सन से उसने 10,000 रुपया लिया, ठीक है। अब 10,000 उसने ए पर्सन को देना है बिकॉज इट्स लाइबिलिटी फॉर दी बैंक, राइट। अब उसमें से 10% सीआरआर रख के उसने 9,000 को बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बी से उसने 9,000 रुपया लेना है और उस 9,000 में से फिर उसने 10% सीआरआर रखी, आरबीआई के साथ रखा पैसा, 8100 सी को दे दिया। इट मींस अल्टीमेटली 17,100 उसने अब बी और सी से कुल मिला के लेना है और ए को 10,000 रुपया वापिस करना है। तो यहाँ पे आप बैंक के क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन को इजीली समझ सकते हैं कि कैसे बैंक ने 10,000 रुपए देने हैं और सारा 100 रुपया किसी से लेना है।
फाइन। तो यहाँ पे आप अपने बैंक के क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर इसमें हमने कुछ अजम्पशंस ली हैं कि कैशलेस इकोनॉमी है, सिंगल बैंकिंग सिस्टम है और सीआरआर हम 10% एज्यूम कर रहे हैं। फाइन। तो आगे देखिए, आगे ये प्रोसेस सेम टू सेम चलता जाएगा और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब हमारे कैश रिजर्व्स यहाँ पे जीरो नहीं हो जाते। अब हम इसके थोड़े से टोटल की बात करते हैं। पहले हम इस ग्राफ को जो है या जो हमने ये शेड्यूल बनाया है इसे ऑब्जर्व करते हैं। पहले इसको ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम। इन द फर्स्ट राउंड ₹10,000 आर दी प्राइमरी डिपॉजिट्स। अगर हम पहले राउंड की बात करें, जो 10,000 हैं वो क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, जो प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं वो फ्रेश मनी होती है बैंक की, जो ए पर्सन अपने इनकम में से सेव करके जाता है। देयर आफ्टर इस 10,000 में से एज पर लीगल डायरेक्टिव्स तो उसने क्या किया, 10% सीआरआर रखी जो 1,000 रुपीज बनी थी, और 9,000 क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिन्हें हम 9,000 को सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी बोल देंगे। Fine. Thereafter, 9,000 transferred to someone's bank account in the form of credit entry and money being in the bank account again distributed as loan. कहते जो ये 9,000 रुपया था अगेन किसी के अकाउंट के बी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, तो बी के अकाउंट में ही रह गया, तो फिर से इस मनी को क्या किया जाएगा, लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अल्टीमेटली बैंक का पैसा बैंक के साथ ही रह रहा है। तो अब 9,000 में से अगेन हम 10% सीआरआर रखेंगे और 8,100 क्या करेंगे, लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऑलराइट, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम इसके टोटल की बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे टोटल निकाला कैसे। अब देखिए, टोटल मैंने यहाँ पे 1 लाख पोस्ट किया है, 90,000 मैंने लोन्स बनाए हैं और सीआरआर 10,000 लिखी है। तो देखिए टोटल की बात करते हैं। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कैसे क्रिएट होंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1/CRR इनटू प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो अगर हम बात करें कि हमने अगर टोटल डिमांड डिपॉजिट्स निकालने हैं कि बैंक ने इतनी मनी बनाई कैसे, कितनी मनी उस 10,000 के प्राइमरी डिपॉजिट्स में से बैंक ने कितनी मनी क्रिएट की, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, 1/10% है। देखो 10% अपॉन 100 होगा इसके, और प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने हैं, 10,000, और यहाँ पे जो 100 है जो डिनोमिनेटर की वैल्यू में शो हो रहा है उसे हमने ऊपर क्या किया है, ट्रांसफर किया है। फाइन। और यहाँ का जीरो कैंसिल हो गया और बैंक ने अल्टीमेटली उस 10,000 में से 1 लाख रुपया जो है वो जनरेट किया है। अब 1 लाख रुपए से हमें पता था कि इसमें 10% हमने सीआरआर रखनी है, दैट इज 10,000, एंड लोन्स की फॉर्म में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दैट इज 90,000। ऑलराइट, आई होप सो कि आपको इसका टोटल जो है समझ में आ गया होगा। इट मींस बैंक ने अपने प्राइमरी डिपॉजिट की 10 गुना मनी क्रिएट की है, 10 टाइम्स मनी क्रिएट की है। चलिए आगे हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, दैट इज मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मोर द सीआरआर लेसर इज द मनी क्रिएशन। कहते हैं अगर हम बात करते हैं जितनी ज्यादा सीआरआर होगी, जितनी ज्यादा रिजर्व की फॉर्म में मनी जो है ब्लॉक की जाएगी, उतनी ही क्या होगी, मनी क्रिएशन कम होगी। मनी क्रिएशन मींस बैंक उतने में से ही पैसा कम कर बना पाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि बैंक ने पहले यहाँ पे 10% हमने सीआरआर रखी है, यही अगर मेरी सीआरआर 20% होती तो यहाँ पे मैं 2,000 रुपया जो है वो क्या कर रही होती, आरबीआई के साथ डिपॉजिट कर रही होती। फाइन। और यहाँ पे लोन्स की फॉर्म में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता, दैट इज 8,000। तो देखिए यहाँ पे बैंक जो है अब कम मनी बना रहा है, कम मनी लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वही जो है मनी क्रिएशन क्या हो गई, बैंक की तरफ से कम होगी। जितनी ज्यादा सीआरआर होगी उतनी ज्यादा जो है मनी क्रिएशन कम होगी। अगर हम बात करें, अगर लेसर द सीआरआर मोर विल बी द मनी क्रिएशन, जितनी मनी हम कम अपनी ब्लॉक करेंगे उतना ज्यादा लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ज्यादा पैसा जनरेट करेंगे। देयर अगर आफ्टर हम बात करें, यहाँ पे एक और लाइन मैंने लिखी है, दैट इज मोर द वॉल्ट कैश लेसर विल बी द मनी क्रिएशन। जितना ज्यादा वॉल्ट कैश होगा, अब वॉल्ट कैश होता क्या है, पहले इस पे फोकस करते हैं। मनी केप्ट एज रिजर्व्स बाय द कमर्शियल बैंक्स फॉर मीटिंग देयर डे टू डे एक्सपेंसेस। जब जो पैसा बैंक ने अपने रिजर्व की फॉर्म में रखा होता है, इट मींस वो अब इसको यूज नहीं कर सकती, मनी को साइड पे उसने रखी हुई है मनी, ताकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट आउट कर पाए, लाइक एनकैशिंग द चेक्स। ठीक है, तो ये भी एक बैंक का डे टू डे टास्क है। जो चेक्स होते हैं अगर उनको कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैश देना है, तो उसके लिए उन्हें कैश चाहिए। तो वॉल्ट कैश एक ऐसा रिजर्व बनाया जाता है या पैसा सेट असाइड किया जाता है कि इसे हमने यूज नहीं करना, लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पर इसको साइड पे करके रख दो, क्योंकि बैंक के खुद के भी कुछ खर्चे होते हैं।
ऐसे ही वॉल्ट कैश एक रिजर्व है, ज्यादा वॉल्ट कैश होगा तो मनी क्रिएशन क्या होगी, कम होगी, और कम अगर वॉल्ट कैश होगा, कम हमने मनी रिजर्व की फॉर्म में क्रिएट की है, तो उससे ही ज्यादा क्या होगी, मनी क्रिएशन होगी। फाइन। तो आगे हम बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट की फॉर्म में भी आता है तो आपने इसे लिखना कैसे है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और या फिर प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन आपको सिंपली लिखा आ सकता है। आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपके कितना लिखना है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कुछ कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन दे सकते हैं, देयर आफ्टर आप ये अजम्पशंस लिख सकते हैं, और उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डिफाइन किया हुआ है। देयर आफ्टर आप ये उसके बाद शेड्यूल बनाएंगे। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, सीआरआर अपनी भी अज्यूम कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि आपने 10% ही सीआरआर लेनी है, पर मेरी एग्जांपल में मैंने 10% ली है। आप इसी शेड्यूल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं। देयर आफ्टर आप टोटल लिख के आएंगे, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखनी मस्ट है। बिना ऑब्जर्वेशन के आपके जो एग्जामिनर हैं या आपके जो चेकर हैं आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जरूर लिखनी है। फाइन। तो आप पॉइंट्स में ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं, मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई है, बट आपने कॉमन इंग्लिश पूरा फ्रेज करके उसको पैराफ्रेजिंग करके या पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। देयर आफ्टर आपने यहाँ पे टोटल जरूर निकाल के दिखाना है कि वहां पे हमने 1 लाख टोटल बताया और 10,000 सीआरआर रखी और 90,000 लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया, वो कैसे आया। तो आपने ये फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है और इस तरह डिराइव आउट करके दिखाना है कि आपने निकाला कैसे है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर की, जिसमें से आपको 1 मार्क का न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। अब पहली बात तो क्रेडिट मल्टीप्लायर होता क्या है। क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। फाइन। shows how much money the commercial banks can make in times respective of their primary deposits with the help of CRR। तो अगर हम बात करते हैं कि जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो होता क्या है। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है कि जब कमर्शियल बैंक्स अपने प्राइमरी डिपॉजिट्स का कितने गुना मनी क्रिएट करते हैं अपनी सीआरआर को मद्देनजर रखते हुए, सीआरआर को कंसिडर करते हुए। मैंने आपको बताया था जितनी ज्यादा सीआरआर होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी कम जो है मनी क्रिएशन होगी। फाइन। तो सीआरआर की मदद से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि बैंक्स जो है वो कितनी मनी क्रिएट कर पा रहे हैं अपने प्राइमरी डिपॉजिट्स की हेल्प से। फाइन। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने एग्जांपल ली है। तो अगर हम अपने शेड्यूल की बात करें तो हमने यहाँ पे देखो 10,000 जो है अपने क्या रखे थे, प्राइमरी डिपॉजिट्स रखे थे, और 1 लाख मनी हमने जनरेट की थी। इट मींस बैंक ने 1 लाख रुपया जनरेट किया इस 10,000 रुपए से। तो देखिए यहाँ पे 10 टाइम्स मनी जो है जनरेट हो रही है। तो अगर हम इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल हमने ली दैट इज सीआरआर 10%। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/CRR। 1/CRR इस क्रेडिट मल्टीप्लायर, ये शो करेगा कि आपने कितने गुना मनी अपने प्राइमरी डिपॉजिट्स की बनाई है। तो यहाँ पे के का फॉर्मूला है 1/CRR। तो सीआरआर हमने 10% एज्यूम की है, और के का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास आंसर आता है 10 टाइम्स। अब ये 10 टाइम्स है क्या, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो 10 टाइम है इट मीन्स कि जो बैंक है उसने अपने प्राइमरी डिपॉजिट्स का 10 गुना मनी जो है जनरेट किया है। इट मीन्स उसने अपनी इनकम जो है वो 1 लाख रुपया कमाई है उस 10,000 रुपए में से। फाइन। तो चलिए आगे हम देखते हैं, होप सो कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो LRR जो है, एक हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है कि LRR क्या है। वैसे दिस इज लीगल रिजर्व रेशियो। अब लीगल रिजर्व रेशियो बनती किस किस चीज से है, तो अगर हम बात करें सीआरआर और एसएलआर, इसके वेरिएंट्स होते हैं। अब वेरिएंट्स होते क्या हैं, वेरिएंट्स जो है वो वर्ड को हम यहाँ से लिखेंगे वेरी। वेरी मीन्स कि जो चीजें जो हैं चेंज होती रहती हैं। अगर सीआरआर और एसएलआर जो है चेंज होते हैं तो वो एलआर पे क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं। सीआरआर और एसएलआर इसके कंपोनेंट्स नहीं है, तो आपने कभी पेपर में इसे कंपोनेंट्स नहीं लिखना, बिकॉज सोली इसी चीज से नहीं बन रहे ये इसके क्या है, वेरिएंट्स हैं, कि इट मींस ये वेरी करेंगे तो एलआरआर भी क्या करेगी, वेरी करेगी। ऑलराइट, तो आगे हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक या आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई जो है सारे देश का बैंकिंग सिस्टम जो है वो क्या करती है, कंट्रोल में रखती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी कौन फॉर्मुलेट करती है, दैट इज आरबीआई।
ऑलराइट, तो अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई आम बैंकों की तरह ऑपरेट नहीं करता। ये बैंक्स के ऊपर एक विजिलेंट आई रखता है कि अगर बैंक्स जो हैं वो मेरी डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, मेरे एडवाइजेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऑलराइट, तो चलिए हम फंक्शंस पढ़ते हैं आरबीआई कि आरबीआई करता क्या क्या है। तो पहला अगर हम फंक्शन पढ़े, दैट इज नोट इशूइंग फंक्शन, जिसे हम करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई एक ऐसा अकेला इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, नोट्स को प्रिंट कर सकता है। ऑलराइट, जो सिक्के जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, कॉइन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, और जो नोट्स इशू करने की अथॉरिटी है, सारे डिनोमिनेशंस के अगर नोट्स होते हैं तो वो कौन करती है, आरबीआई ही करती है। ऑलराइट, तो ये सोल एजेंसी ऐसी है, इट इज द सोल एजेंसी विच इशूज नोट्स। आगे हम बात करते हैं कि अगर आरबीआई को नोट इशू करने होते हैं तो उसे एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। इट मींस इफ आरबीआई नीड्स टू प्रिंट नोट्स तो उसके पास 200 करोड़ रुपए का पीछे एक रिजर्व होना चाहिए। इट मींस इट शुड बी बैक्ड बाय 200 करोड़। अगर आरबीआई ने करंट करेंसी प्रिंट करनी है तो उसके पास 200 करोड़ रुपया पीछे बैक साइड में होना चाहिए। इट मींस उसमें से 115 करोड़ जो है वो सिल्वर और गोल्ड के बिलियंस हो सकते हैं। फाइन, सिल्वर और गोल्ड की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है 115 करोड़, और बाकी बचता जो 85 करोड़ है वो फॉरेन एक्सचेंज की या फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होना चाहिए। ऑलराइट, अगर आरबीआई के पास कंडीशन है कि उसने अगर नोट्स प्रिंट करने हैं तो 200 करोड़ का उसके साथ जो है वो बैकअप होना चाहिए, जो 115 करोड़ का सिल्वर या गोल्ड है और 85 करोड़ का क्या है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन करेंसी है। उसके बाद हम आरबीआई के दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अब लेंडर कौन होता है, जो लोन देता है। लास्ट रिजॉर्ट मींस डूबते को तिनके का सहारा। जब कमर्शियल बैंक्स किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले पाते या उनको कहीं से भी लोन नहीं मिलता तो आरबीआई जो है देश में बैंकिंग सिस्टम का विश्वास बना रहे लोगों का, तो उनको क्या दे देता है, लोन दे देता है। तो आरबीआई जो है वो आखिरी दरवाजा बनता है कमर्शियल बैंक्स के लिए खटखटाने के लिए, जब कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ती है। और आरबीआई क्यों, सिंपैथी बेसिस ही लगा लो, क्योंकि आरबीआई को ये रहता है कि लोगों का पैसा जो है, कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनका जो आम जनता का जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक्स के पास है। अगर कमर्शियल बैंक्स ही लॉसेस में जाएंगे, उनका पैसा नहीं वापस कर पाएंगे, तो लोगों का अपनी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम में से ही विश्वास उठ जाएगा। ऑलराइट, दैट इज व्हाई आरबीआई बिकम्स लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इट मींस लास्ट में हमेशा जो आरबीआई है वही काम आता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। देयर आफ्टर अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम कस्टोडियन बनते हैं, कस्टोडियन क्या होता है, जो किसी चीज की देखभाल करता है। तो आरबीआई जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन करेंसीज हैं हमारे पास, चाहे वो रूबल्स हो, पाउंड्स हो, यूरोज हो, येन्स हो, यूएस डॉलर हो, कनेडियन डॉलर हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, तो उसे संभाल के कौन रखता है, आरबीआई रखती है। ऑन द अदर हैंड, और जो आरबीआई का क्या फंक्शन है कि वो बाइंग एंड सेलिंग करती है इन फॉरेन एक्सचेंज की, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपी की स्टेबिलिटी बनी रहे। इट मींस कि अगर उनके रेट्स एक्सेसिव हो रहे हैं और इंडियन रुपी जो है वो कम हो रहा है कंपैरेटिवली, उसकी वैल्यू लूज हो रही है एज अगेंस्ट टू अदर करेंसीज, तो आरबीआई सेलिंग या परचेजिंग करती है, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ेंगे। देयर आफ्टर अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन की आरबीआई की, दैट इज गवर्नमेंट्स बैंक। तो गवर्नमेंट का जो बैंक है वो कौन है, आरबीआई है। अब गवर्नमेंट के बैंक में से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खाता, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अकाउंट नहीं कह रही, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट कह रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अकाउंट होता है वो किसके साथ होता है, आरबीआई के साथ होता है। जैसे कि आम जनता का अकाउंट कमर्शियल बैंक्स के साथ होता है, वैसे ही जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी ट्रेजरी का जो देखभाल करती है वो कौन करती है, आरबीआई करती है। उसके बाद इनको हम तीन फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला फंक्शन है दैट इज बैंकर। बैंकर कौन होता है, जो बैंकिंग की फैसिलिटी देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट का अकाउंट क्या करेगी, मेंटेन करेगी। तो इसी में से ही हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, दैट इज एजेंट। अब गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो आरबीआई है वो क्या करता है कि उसके बिहाफ पे उसकी सिक्योरिटीज, मतलब जो भी गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट्स करनी है या डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, उस पे बिहाफ पे क्या करता है, आरबीआई काम करता है। अब एडवाइस तो गवर्नमेंट ही देती है कि ये वाली सिक्योरिटी परचेज कर लीजिए, ये सेल कर दीजिए, बट इट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। देन आफ्टर आगे हम बात करते हैं एडवाइजर की। एडवाइजर मींस दैट द पर्सन हु गिव्स एडवाइसेस। तो अगर हम बात करें, मैंने कहा था कि पहले पार्ट में ही कि जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में लाइकवाइज
CRR, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को रेगुलेट करना, कितनी मनी सप्लाई करनी है, कितनी नहीं करनी, तो वो कौन देखता है? RBI ही देखती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक। अब यहाँ पे देखो बात क्या है, बैंकों का बैंक कौन है? RBI है। इट मींस जैसे आम जनता का खाता कमर्शियल बैंक्स के साथ होता है, वैसे ही सारे कमर्शियल बैंक्स का जो अकाउंट होता है वो किसके साथ होता है? RBI के साथ होता है। कमर्शियल बैंक्स कीप अकाउंट विद RBI एंड RBI ग्रांट्स लोन एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम देम। तो आगे जब हम अपना फंक्शन पढ़ेंगे ना कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फैक्टर्स सीखेंगे, तब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना कि सारे कमर्शियल बैंक्स का जो अकाउंट होता है वो किसके साथ होता है? RBI के साथ ही होता है। और RBI उन्हें लोन भी देती है, जैसे हमने लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में पढ़ा, और उनके डिपॉजिट्स को क्या करती है? एक्सेप्ट भी करती है। Thereafter next we move on to supervisory role। सुपरवाइजरी मतलब जो भी सुपरवाइज करता हो, निशा निर्देश देता हो, डायरेक्टिव्स देता हो, पॉलिसीज बनाता हो। RBI gives directions to the commercial banks and ensures that they follow it। तो RBI जो भी गाइडलाइन देगा कमर्शियल बैंक को वो माननी ही पड़ेगी, वो सर्व माननी होती है सर्व कमर्शियल बैंक्स के लिए। फाइन। तो कमर्शियल बैंक्स की जो एडवाइजर्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, RBI की एडवाइस को लाइटली नहीं ले सकते, उनको माननी ही पड़ेगी, अदरवाइज उनके जो है लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। देयरआफ्टर अगला हम फंक्शन पढ़ते हैं, दैट इज क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अगर हम बात करते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी के, हमने मनी चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो बैंक्स होते हैं उनके खुद के इंटर बैंकिंग क्लेम्स भी होते हैं। इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं। इंटर बैंकिंग क्लेम मींस कि जब एक बैंक का जो चेक है वो दूसरे बैंक के अकाउंट में लग जाता है, इट मींस SBI का अकाउंट होल्डर है, उसने HDFC के जो इंसान है उससे पैसे लेने हैं, और HDFC ने वाले इंसान ने चेक निकाल के दे दिया। अब SBI वाले ने क्या किया? HDFC से पैसे लेगा और उसके अकाउंट में डालेगा। तो RBI जो है यहाँ पे वो क्या रोल प्ले करता है? इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है। इंटरमीडियरी का रोल प्ले करने के लिए वो देखिए, इफ one bank draws check on the another bank, then the transaction is made through the accounts maintained with RBI with respective banks। अगर हम बात करते हैं, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक SBI का है अकाउंट होल्डर, राइट, और दूसरा है हमारे पास HDFC का। ऑलराइट, अब HDFC वाले फॉर एग्जांपल A पर्सन ने चेक निकाल के दिया, चेक निकाला B पर्सन के नाम का। अब B ने HDFC के पास जाके अपने बैंक में उस चेक को लगाया। फाइन। अब RBI जो है वो यहाँ पे इंटरमीडियरी का रोल प्ले करेगा। अब HDFC और मैंने बताया था कि हर एक बैंक का जो अकाउंट है वो किसके साथ होता है? RBI के साथ होता है। फाइन, बैंकर्स बैंक में हमने पढ़ा था। अब HDFC वाला जो है वो क्या करेगा? अब चेक लगा दिया उसने, इट मींस RBI के पास क्या चली गई? इंटीमेशन चली गई। अब RBI कमांड लगाएगा और SBI का जो अकाउंट RBI के साथ है, बैंक का अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में से कट के कहां पे चले जाएंगे? HDFC में से चले जाएंगे। अब जब SBI के अकाउंट को पता लगेगा कि मेरे अकाउंट में से पैसे कटे हैं क्योंकि A ने चेक बनाया था, तो A के अकाउंट में से निकाल के कहां चले जाएंगे? SBI के अकाउंट में चले जाएंगे। अब HDFC को जब इंटीमेशन आती है तो HDFC क्या करता है? HDFC SBI अपने जो अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे वो B पर्सन को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा, बिकॉज दैट मनी बिलोंग्स टू दी B फेलो। अब देखिए अल्टीमेटली हुआ क्या? A के अकाउंट में से कट के मनी कहाँ चलेगी? B के अकाउंट में चली गई, पर डायरेक्टली नहीं गई, बट विद द हेल्प ऑफ RBI, राइट। तो RBI ने यहाँ पे क्या इंटरमीडियरी का रोल प्ले किया।